अब बाजार में क्या रुख बन रहा है? एफआई ने तो थोड़ी सी फिर से बिकवाली ही की है, लगभग 300 पौने 300 करोड़ रुपए के आसपास की। उसके मुकाबले घरेलू संस्थाओं ने थोड़ी खरीदारी की है। देखते हैं इस माहौल में जानकारों का नजरिया क्या बन रहा है आगे की चाल के बारे में। पहली राय जगदीश ठक्कर की, निदेशक फॉर्च्यून फिस्कल के। इनके हिसाब से बाजार अगले दिन मजबूत रहना चाहिए। 4,950 तक फिर से जाने की संभावना निफ्टी के लिए रहेगी। नीचे 4,850 निचला स्तर रहेगा दायरे का। 100 अंक का इस तरह से उन्होंने दायरा रखा है अगले दिन का। 2 हफ्ते के लिहाज से बाजार में अभी उम्मीद है ऊपर की ही 5,050 तक निफ्टी चढ़ सकता है। नीचे 4,750 ये स्तर है जहां पर निचली रेखा रहेगी या निचली सीमा रहेगी दायरे की। बैंकिंग, एफएमसीजी, फार्मा अगले दिन के लिए तेज। इंफ्रा और रियल्टी में कमजोरी की बात बता रहे हैं जगदीश। श्रीकांत शेट्टी, यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट के, इनके हिसाब से बाजार में अगला दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। उतार चढ़ाव का मतलब ये कि दिशा का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है पहले से। 4,800 से लेकर के 4,940 2 हफ्ते के बीच में, 4,750 नीचे की ओर और ऊपर 5150। तो श्रीकांत ऊपर की ओर थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद रख के चल रहे हैं और यहाँ 5150 तक की बात कर रहे हैं। मध्यम अवधि के लिहाज से इनका ये मानना है कि बैंकिंग, इंफ्रा और मेटल ये क्षेत्र अच्छे रहेंगे, जबकि इस दौरान एफएमसीजी शेयरों में दबाव रह सकता है। प्रदीप सुरेखा, कैलाशपूजा.com के, अगले दिन के लिए बाजार को कमजोर मान रहे हैं। 4,780 तक फिसलने की संभावना नीचे। ऊपर की ओर अगर बढ़ा तो 4,940 पार करना मुश्किल होगा। 2 हफ्ते के लिहाज से भी अभी बाजार में कमजोरी ही रहेगी। 4,400 तक इन 2 हफ्तों में निफ्टी जा सकता है। ऊपर 5,000 ऊपरी सीमा अभी दिख रही है। इसके आगे जाना अभी जरा मुश्किल लग रहा है। अगले दिन के लिए कैपिटल गुड्स और ऑटो यहाँ पर कमजोरी दिख रही है। विवेक नेगी, जो कि इक्विटी रिसर्च के प्रमुख हैं वेल इंडिया में, इनका नजरिया बाजार में उतार चढ़ाव इनके हिसाब से भी 4,800 4,900 लगभग 100 का ये दायरा मोटे तौर पे इस बीच में निफ्टी रहेगा अगले दिन। और इन 2 हफ्तों की बात करें अगर अगले 2 हफ्तों की, तो वहां भी दिशा साफ नहीं है। 4,650 के लिए नीचे तैयार रही, 5,050 पार करना ऊपर मुश्किल होगा। 400 अंक का ये दायरा, इसके बीच में निफ्टी ऊपर नीचे होता रहेगा। तेल, गैस और इसके अलावा तेल मार्केटिंग कंपनियां और साथ ही यहाँ नजर रहेगी एफएमसीजी पर। ये 3 क्षेत्र इन्होंने चुने हैं जहां पर अगले दिन के हिसाब से थोड़ी तेजी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ आईटी और ऑटो में कमजोरी की संभावना बन रही है। विवेक नेगी हमारे साथ हैं इस वक्त दिल्ली से। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। विवेक, जिस तरह से अब बाजार में एक उम्मीद बनी थी कि शायद एक वापस उछाल, एक पुलबैक मिल रही है और इस पुलबैक की सीमा अलग अलग लोग मान रहे थे कि कम से कम 5,000 5,050 तक तो होगी ही, लेकिन बाजार पहले से ही घूम गया। देखिए, ओवरऑल अगर जो हम बाजार में देखें तो बेरिश ट्रेंड चल रहा है। कहीं भी हमें अब तक ना तो फंडामेंटल पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिले हैं और ना ही टेक्निकल रैली सस्टेन कर पाई है। दूसरी चीज ये है कि वॉल्यूम्स मार्केट में काफी कम हो गए हैं, जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय भी इसी तरह का माहौल बना रहेगा मार्केट में। जब भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वहां से दबाव फिर से आना शुरू हो जाएगा। जी, दबाव फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पे जैसा आपने कहा कि बेयरिश ट्रेंड है, तो फिर इस ट्रेंड का, इस रुझान का लक्ष्य क्या नीचे है? जैसे कि हमने अपना फोर्टनाइटली रेंज भी आपको बताया कि 4650 एक लेवल हमें लग रहा है। अगर जो मार्केट में थोड़ा और बिकवाली आती है तो पुराने लोज के आसपास मार्केट बॉटम आउट कर सकता है। तब तक क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं ये देखना पड़ेगा। जैसे कि पहली चीज तो पेट्रोल प्राइस बढ़ने की काफी आशंका है। अगर जो वो हो जाता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक सपोर्ट मिलेगा और वहां पर थोड़ी रिकवरी आ सकती है। दूसरा, क्रेडिट पॉलिसी में आगे इंटरेस्ट रेट अगर जो कम होते हैं तो वहां पर उम्मीद की जा सकती है कि बैंकिंग सेक्टर को, ऑटो सेक्टर को और इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स को हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो आगे डेवलपमेंट किस तरह के होंगे उन पर एक बहुत ही क्लोज वॉच हमें रखना होगा। जी, 4650 आपने नीचे रखा है 2 हफ्तों के लिहाज से। क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा स्तर होगा, सहारेगा, या फिर इसके नीचे भी जाने की संभावना रह सकती है? कई लोग ये मान रहे हैं कि 45-30 के आसपास जो निचला स्तर बना था, बॉटम बना था दिसंबर में, उनको फिर से छूने की संभावना भी बन सकती है। या आप जो 4650 कह रहे हैं वो भी आप लगभग उसके आसपास तक पहुंचने की संभावना, लगभग उसे रिटेस्ट करने की बात यहीं तक है, या फिर ठीक 45-30 या उसके नीचे भी जाने की संभावना भी बनती है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं जो हमें देखने होंगे, ग्लोबल फ्रंट पर भी और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी। ग्लोबली भी माहौल बहुत अच्छा नहीं है। जैसे कि ग्रीस की भी अभी डी रेटिंग की गई है, जापान की डी रेटिंग की गई है। ये सारी चीजें काफी नेगेटिव असर डाल रही हैं ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स पर। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज देखने वाली ये है कि जो वर्ल्ड का लीडर है यूएस,
यूएस ने कंसिस्टेंटली वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और वही एक उम्मीद की किरण दिख रही है जहां से हम ये मान सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन आगे ऊपर की तरफ रह सकती है। दूसरी चीज ये है, अगर डोमेस्टिक फ्रंट पर देखें तो क्रूड ऑयल की कीमतें एक काफी बड़ा हेडेक बना रहा है गवर्नमेंट के लिए। दूसरा, रुपए की तरफ से काफी प्रेशर देखने को मिला है। रुपए अपने ऑल टाइम लोज पर चल रहा है, 55 रुपए का स्तर भी तोड़ चुका है और आगे भी टेक्निकली वीक ही लग रहा है, तो वहां से काफी प्रेशर है। अभी तो कोई रीजन नहीं दिख रहे हैं कि मार्केट यहां से रिकवरी दिखाए। 4650 एक टेक्निकल सपोर्ट है। जैसे कि हमने कहा कि 4530 प्रीवियस लोज हैं, लेकिन वो इंट्राडे लोज हैं। हो सकता है ड्यूरिंग इंट्राडे उन लेवल्स तक जाए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जब तक 4650 के नीचे आपको 2 दिन का क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग नहीं मिल जाता, तब तक उम्मीद नहीं कर सकते कि अगले स्तर देखने को मिलेंगे। अगर जो वो कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाता है तो फिर हम 4400 तक के लेवल देख सकते हैं। जी, जो एक दूसरी तरफ ऊपर की ओर, अभी हमने नीचे की संभावना देखी, लेकिन ऊपर की ओर वो कौन सा लेवल होगा आपके हिसाब से जिसके टूटने पर आपको आश्चर्य होगा और साथ में सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे बाजार के लिए होगा, और वैसे हालत में एक शॉर्ट कवरिंग रैली, एक बिकवाली सौदे कटने वाली तेजी नजर आ सकती है बाजार में, वो कौन सा स्तर होगा? देखिए, 2 लेवल्स हैं मेरे माइंड में जो कि मैं देख रहा हूं, एक तो इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 5080 एक लेवल था 5080 का, जहां पर मार्केट ने काफी सपोर्ट लिया था। उस लेवल को 2-3 हफ्ते लगे थे मार्केट को ब्रेक करने में, और उसके ब्रेक होने के बाद जो हमारे नेक्स्ट टारगेट बन रहे थे 4950 और 4800 वो अचीव हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बेयरिश टारगेट बनता है वो बनता है 4650 का। तो अब यहां से दोबारा अगर जो रैली आती है तो हम दोबारा से 5080 का लेवल देखेंगे। अगर जो वीकली क्लोजिंग हमें उसके ऊपर मिल जाती है तो डेफिनेटली वहां से मार्केट और ऊपर जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो 5400 एक लेवल रहेगा। अगर जो वो लेवल इस बार कन्विंसिंगली क्रॉस हो जाता है तो मार्केट में हम नए हाई भी बनते देख सकते हैं अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। जी, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे चुनिंदा शेयरों की, कहाँ नजर रखी जाए, किस तरह की रणनीति रखी जाए। छोटे से ब्रेक। साथ में एक बार फिर आपका स्वागत है। नजर डालते हैं उन खास शेयरों पर जहां पर बाजार में काफी दबाव देखा, जिसकी वजह से बाजार में कमजोरी बढ़ी। धातु क्षेत्र खासतौर पर बाजार में कमजोर रहा है। इसके अलावा बैंकिंग में और साथ ही पावर, रियल्टी, ये कुछ खास ऐसे क्षेत्र है जहां पर दबाव ज्यादा दिखा। जिन शेयरों में कमजोरी ज्यादा नजर आई दिग्गजों में खासतौर पर सीसा गोवा कमजोर हुआ, लगभग 5.5% के आसपास का यही हाल टाटा पावर का भी रहा। इसमें भी 5%, 5% का नुकसान रहा, और मारुति भी काफी तगड़े नुकसान के साथ 5% के नुकसान के साथ इसमें भी हमें कारोबार नजर आया। जबकि अगर स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को देखें, एसबीआई को देखें तो यहाँ भी काफी बड़ी कमजोरी रही, 3.5% के आसपास ये दोनों ही फैसले हैं। इसके अलावा एलएनटी, कैपिटल गुड्स में दिग्गज नाम ये भी कमजोर रहा, रिलायंस इंफ्रा भी कमजोर रहा। लेकिन दूसरी ओर बढ़त जहां पर रही उनमें खासतौर पे आईटी क्षेत्र उभर करके सामने आया। इस क्षेत्र के दिग्गज अच्छी चाल दिखाने में कामयाब रहे। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, इन सब में बढ़त रही। इन्फोसिस थोड़ा सा धीमा चला बाकी के मुकाबले, लेकिन टीसीएस और एचसीएल टेक में अच्छी बढ़त रही, 2.25-2.5% के आसपास की। यहाँ सबसे पहले अगर बात करें धातु क्षेत्र की विवेक, तो क्या रणनीति रखी जाए? क्या आपको लगता है कि बाजार में कल भी जिस तरह से आज का रुझान दिखा आखिर में, वैसा ही रुझान अगले दिन भी जारी रह सकता है? कुछ और बिकवाली करने की संभावना बनती है यहाँ पे, या फिर अभी इंतजार किया जाए अगली सुबह का? मेटल्स में हम देखें तो चाइना की तरफ से काफी दबाव आ रहा है। चाइना में डिमांड काफी कम हुई है मेटल्स को लेकर, और दूसरी तरफ हम देखें तो चाइना की जीडीपी पर भी कुछ थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखे हैं कि यूरोजोन जो है उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर मैं ये मानता हूं कि यूरोजोन से बड़ा इश्यू चाइना है। अगर चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, मेटल्स ही नहीं वो पूरी ग्लोबल मार्केट को नीचे ले जा सकता है। ओवरऑल मेटल्स की हम बात करें कल के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। मेटल्स में थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में चल रहे हैं, वहां से कोई भी टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिले तो बाइंग कर सकते हैं आप उसमें, और छोटे से प्रॉफिट लेकर आप निकल सकते हैं। जी, मारुति सुजुकी में काफी तगड़ा नुकसान रहा, क्या देख रहे हैं यहाँ पर आगे? ऑटो सेक्टर ओवरऑल अभी प्रेशर में चल रहा है। जैसे ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए डिमांड काफी कम हुई है ऑटो को लेकर।
दूसरा बैंकिंग सेक्टर भी प्रेशर में रहा है, तो उसकी वजह से भी ऑटो सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तीसरा, कुछ अनाउंसमेंट्स देखने को मिली हैं कि ऑटो कंपनीज अपने व्हीकल्स के प्राइसेस बढ़ा सकती हैं, और अगर जो ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड पर फर्क पड़ सकता है, तो वहां से भी प्रेशर देखने को मिला है। तो मुझे ये लगता है कि ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी प्रेशर में रह सकता है कुछ समय के लिए। और पर्टिकुलरली मारुति की बात की जाए तो मारुति काफी हद तक सेलिंग हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये अपना लो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन होता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। जी, एसबीआई का चार्ट अगर देखें, इसने नतीजों के बाद अच्छी उछाल भरी, अगले दिन भी वो मजबूती जारी रही, लेकिन आज इसने कम से कम ठीक पिछले दिन की पूरी बढ़त को वापस कर लिया है। एक तरह से वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है, लेकिन क्या इसमें एक नया अप ट्रेंडिंग चैनल बनने की संभावना भी बनती है? क्या ऐसी संभावना आपको दिखती है? एसबीआई के जो रिजल्ट आए थे वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए थे। इनफैक्ट मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं बेटर रिजल्ट्स आए थे। एनपीए फ्रंट पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, प्रॉफिट फ्रंट पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और रेवेन्यू फ्रंट पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। गाइडलाइंस भी आगे की काफी अच्छी दिख रही हैं एसबीआई की तरफ से। तो हमें लगता है कि कहीं भी करेक्शन आता है 2 से 5% का, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है एसबीआई के अंदर। 1800 का एक लेवल है जो एक काफी बड़े सपोर्ट का काम करेगा एसबीआई के लिए। अगर जो ये 1850 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाइंग की संभावना बनती है। जी, यहाँ चाहे एसबीआई को देखें या साथ में आईसीआईसीआई बैंक को भी देखें, दोनों में ही हमें एक तरह से एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, तो इसका संकेत अगले दिन के लिए क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि अभी ये देखना होगा कि मार्केट में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अभी काफी वॉलेटाइल लग रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि बैंकिंग सेक्टर में कहीं पर भी डिक्लाइन मिलता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तरह यूज करना चाहिए, बट डोंट गो इनटू हरी। कोई भी 5% का करेक्शन वहां से बाइंग आपको शुरू करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-2% का करेक्शन मिले और वहां से आप बाइंग कर रहे हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों स्टॉक्स आई थिंक यहां से 2 से 3% करेक्शन पर बाई किए जा सकते हैं। जी, अगले दिन के लिए आपने एफएमसीजी में तेजी की उम्मीद जताई है, तो दांव कहाँ लगाएंगे? एचयूएल, आईटीसी कहाँ नजर रहेगी आपकी? देखिए, जब भी मार्केट में करेक्शन होता है या फिर ये लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ रही है, रिस्क बढ़ रहा है, तो लोग डिफेंसिव सेक्टर की तरफ भागते हैं। और डिफेंसिव सेक्टर्स में एफएमसीजी और फार्मा ये सबसे पहले नाम है जहां पर इन्वेस्टमेंट बनता है। तो एफएमसीजी स्पेस में कहीं पर भी पैसा लगाया जा सकता है। पर्टिकुलरली एचयूएल को हम काफी डिफेंसिव बेट मानते हैं, तो वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। आईटीसी पर भी कोई भी करेक्शन आपको देखने को मिले छोटा सा, तो वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा मिड कैप एफएमसीजी स्पेस में भी काफी अच्छे मौके देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इमामी है या फिर आप ब्रिटानिया में भी बाइंग करके चल सकते हैं। जी, अब से नुकसान पर ही विवेक, इस शेयर पे नजर गई है आपकी? चार्ट देखा है आपने इसका? इस स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ और इस न्यूज पर भी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। जी, चलिए आपकी अपनी जो पसंद है उस पर नजर डालते हैं। आपने कहा है कि महिंद्रा सत्यम खरीदने लायक अभी दिख रहा है और साथ में आपने एवरॉन बेचने की सलाह दी है, क्या रणनीति है इन दोनों में? महिंद्रा सत्यम के नतीजे आए थे 1-2 दिन पहले, जो कि काफी अच्छे नतीजे रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि अभी उसकी डिस्काउंटिंग पूरी तरह से नहीं हुई है। ये स्टॉक आज गिरती मार्केट में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। टेक्निकली भी चार्ट पर काफी अच्छा लग रहा है, तो 71 से लेकर 72 के बीच में इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 68 और टारगेट रहेगा 78 का। 2 से 3 दिन के अंदर ये टारगेट अचीव हो सकता है। जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेड हो सकते हैं, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।